मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं सत्ता और शक्ति के बीच तुलना। सामान्य तौर पर भाषाई तौर पर अगर देखें तो सत्ता और शक्ति दोनों शब्दों का इस्तेमाल पर्यायवाची के रूप में, साइनोनिम के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे तो इन दोनों शब्दों के बीच कुछ मूलभूत अंतर हैं। हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले अगर सत्ता और शक्ति के बीच अगर हम अंतर करना चाहें तो ये एग्जाम्पल लीजिए। आप एक सड़क से गुजर रहे हैं और उस सड़क पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको रोक रहा है और आपको रोक रहा है और रोकने के लिए वो कुछ हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसके पास चाकू है, उसके पास बंदूक है और उसे देखकर आप डर कर रुक जाते हैं और वो आपसे कुछ डिमांड करता है, कुछ मांगता है या आपको कहता है कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। और कई बार ऐसा होता है हम उसकी बात मान लेते हैं। यहां पर उस व्यक्ति ने जिसने आपको रोका उसके पास आपको रोकने की कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन उसके पास हथियार था, उसके पास ताकत थी और उस ताकत के दम पर आपको उसने रोका और अपनी डिमांड पूरा करने के लिए मजबूर किया। यहां पर शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सड़क से गुजर रहे हैं, आगे एक चौराहा पड़ता है, वहां पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ट्रैफिक से संबंधित कुछ कर्मचारी और अधिकारी हैं जो आपको रोकते हैं और आपको वहां भी रुकना पड़ता है। वो आपके हेलमेट के ना होने का या किसी सीट बेल्ट ना लगाने का एक चालान काटते हैं, देना आपको वहां भी पड़ता है। यहां पर अंतर क्या है कि जब आप किसी ट्रैफिक पुलिस के सामने किसी चौराहे पर आपको रोका जाता है और उस रोकने के तहत कुछ कानून के तहत, संविधान के तहत, नियम के तहत आपका चालान किया जाता है तो वहां पर सत्ता का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास नियम, कानून या संविधान के तहत कोई ताकत नहीं है, अगर वो व्यक्ति आपको रोकता है और आपसे कुछ डिमांड करता है तो वो उसकी शक्ति की तरह होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये इतना आसान शब्द नहीं है। आगे देखते हैं कि देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सत्ता और शक्ति के बीच एक नेचर यानी इनकी प्रकृति क्या है। हमने प्रयास किया है कि इसको डिफाइन करने की कि अगर कोई प्रबंधक या कोई अधिकारी को दिया जाने वाला वह अधिकार जिससे वह आदेश दे सके और निर्णय ले सके, किसी भी संगठन में, चाहे वो पद सोपानवत संगठन ही क्यों ना हो, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो कि पद सोपानवत है यानी कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है और इस संगठन में विभिन्न पदों पर लोग काम कर रहे हैं और इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार दिए जाते हैं काम को पूरा करने के लिए, अगर उन व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए, जो सत्ता दिया गया, उसका उद्देश्य है कि वो आदेश दे सकें और महत्वपूर्ण समय पर निर्णय ले सकें, तो वो जो अधिकार है वही उनकी सत्ता है। लेकिन दूसरी तरफ इनका शक्ति का नेचर क्या है, पावर का नेचर यह है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी औपचारिक सत्ता नहीं है, लेकिन वो किसी घटना को या किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, किसी घटना को या किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित करने के कई कारण हो सकते हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां सीधी सी बात यह है कि शक्ति जो होता है केवल इतना होता है कि वो संगठन में किसी व्यक्ति को, किसी घटना को प्रभावित कर रहा है और उसका प्रभाव शक्ति के कारण है। और यह प्रभाव किस कारण हो रहा है? यह हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास कोई स्पेशल योग्यता हो, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन हो, उसके पास कोई ताकत हो, एडिशनल कोई ताकत हो और इसके कारण आप क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं या किसी घटना को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहां पर एक मूलभूत अंतर यह समझ में आता है कि जब हम सत्ता की बात करेंगे तो यहां पर संगठन के भीतर सत्ता जो है वो आदेश देने का या निर्णय लेने का एक औपचारिक अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ शक्ति जो है ये किसी घटना या व्यक्ति को प्रभावित करने का
औपचारिक अधिकार नहीं है, यह अनौपचारिक तरीके से भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आखिर ये सत्ता का फ्लो कैसे होता है, इसका प्रवाह कैसे होता है? देखिए स्पष्ट है, सत्ता का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होगा। यानी सत्ता अगर इस व्यक्ति संगठन के शीर्ष पर कोई व्यक्ति है, उनके पास कोई सत्ता है और वो सत्ता को डेलीगेट करते हैं यानी प्रत्यायोजित करते हैं उसके नीचे, फिर ये प्रत्यायोजित करते हैं इसके नीचे, और इस तरह से सत्ता हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होता है। ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड, सत्ता का प्रवाह नीचे की ओर होता है और इस तरह से सत्ता जो है उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ को प्रत्यायोजित किया जाता है। शक्ति के मामले में क्या होगा? शक्ति के बारे में एक चीज ध्यान रखिए कि ये अपवर्ड भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। यानी कि शक्ति का प्रयोग किसी भी दिशा में हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शक्ति जो है ये संगठन में कोई औपचारिक रूप से तो मिला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संगठन में नीचे के पद पर काम कर रहा है, जैसे यहां पर अगर अपन देखें छोटा सा चित्र लेके कि कोई व्यक्ति यहां पर काम कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, कोई स्पेसिफिक योग्यता है, उसके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है और इस नॉलेज का उपयोग इस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए या किया जा रहा है, तो यहां पर यह व्यक्ति इसके ऊपर अपना आदेश किसी परिस्थिति में दे सकता है। तो क्या वहां पर ऑथोरिटी का प्रयोग हुआ? नहीं, वहां पर शक्ति का प्रयोग हुआ। वहां पर इस व्यक्ति के पास उसके स्पेसिफिक नॉलेज के कारण या स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी के कारण उसके पास एक पावर उसको मिल गया ऑटोमेटिकली, लेकिन संगठन में औपचारिक तरीके से वो उनको पावर दिया नहीं गया, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति होती है उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में इनकी क्या स्थिति होगी। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का मतलब है कि अगर आप संगठन का एक सोपान बनाते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं इस तरह से, तो इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में क्या आप सत्ता को प्रदर्शित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित नियम है। सत्ता किसी भी व्यक्ति को संविधान से, नियम से, कानून से प्राप्त होता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में आप उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। एक निश्चित तरीके से वो इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आप उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल तो निर्धारित नहीं होती ना। ये कोई व्यक्ति कब, किस समय, किस कारण से इस्तेमाल करेगा, ये तो निश्चित ही नहीं होता। तो आप इसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में दिखाएंगे कैसे? तो इसीलिए ये भी एक बड़ा अंतर होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आप पावर को प्रदर्शित नहीं कर सकते, जबकि ऑथोरिटी को ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो देखिए ऑथोरिटी जो होती है ये प्रबंध के स्तर पर निर्भर करता है, प्रबंध के स्तर पर निर्भर करता है। यानी ऑथोरिटी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। जो उच्च स्तर का प्रबंधक है उसके पास ज्यादा सत्ता होगी, जो निम्न स्तर का प्रबंधक है उसके पास कम सत्ता होगी। यानी कि सत्ता का संबंध प्रबंध के या प्रशासन के विभिन्न स्तरों से होता है। एक कलेक्टर की सत्ता डिप्टी कलेक्टर से ज्यादा होगी और इसी तरह से एक एसपी की सत्ता डीएसपी से ज्यादा होगी। यहां पर जो सत्ता शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो प्रबंध या प्रशासन के स्तर से संबंधित है। तो सीधी बात यह है कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो सत्ता होती है ये प्रबंध के विभिन्न स्तरों से संबंधित होता है। उच्च स्तर का प्रबंध, उच्च स्तर का प्रबंधन तो उच्च स्तर की सत्ता भी, निम्न स्तर का प्रबंध, निम्न स्तर का प्रशासन तो निम्न स्तर की सत्ता भी। लेकिन शक्ति के साथ क्या होगा? शक्ति के साथ यह है कि पावर जो होता है, शक्ति जो होती है, यह मैनेजमेंट के लेवल पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शक्ति तो देखिए कभी व्यक्ति की उसकी योग्यता के कारण हो सकती है, उसके विशिष्ट गुणों के कारण हो सकती है। जैसे
अगर इसरो में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं और उनको अगर कोई सैटेलाइट जो है छोड़ना है, लॉन्च करना है, तो वहां पर तो वो जो वैज्ञानिक है उनकी बात तो प्रधानमंत्री को भी माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो वहां पर क्या उनको इस चीज के लिए सत्ता है? ऐसा नहीं है। उनको ऑटोमेटिकली उनकी विशिष्ट योग्यता के कारण, स्पेसिफिक नॉलेज के कारण वो क्या हो जाते हैं, उनको ये पावर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनको संगठन में शीर्ष पर न होते हुए भी प्रशासन में इनकी बातों को स्वीकार किया जाता है। तो यहां पर सत्ता भले ही औपचारिक ना हो, लेकिन यहां पर स्वतः ही अनौपचारिक रूप से उनकी विशिष्ट योग्यता और गुणों के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, शक्ति। अब आगे बात करते हैं इनकी लेजिटिमेसी का क्या संबंध है। देखिए, लेजिटिमेसी मतलब होता है वैधानिकता, यानी कि सत्ता जो होती है वो एक वैधानिक स्थिति है। ये याद रखना है, सत्ता, ऑथोरिटी इज ऑलवेज लेजिटिमेट, ये एक वैधानिक स्थिति होती है जो किससे संबंधित होती है, किसी भी संगठन में, किसी भी पद सोपान में, प्रशासन में, प्रबंध में पद की स्थिति से संबंधित होती है। तो सत्ता एक वैधानिक स्थिति से संबंधित होती है, पद से संबंधित होती है। लेकिन क्या शक्ति के साथ ऐसा हो सकता है? शक्ति तो भाई दूसरों पर प्रभाव स्थापित करने का एक तरीका है। जरूरी नहीं है कि वो पद स्थिति के कारण ही हो, किसी भी कारण हो सकता है, धन संपत्ति के कारण हो सकता है, ज्ञान के कारण हो सकता है, किसी के पास अस्त्र शस्त्र है, जैसा मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया, अस्त्र शस्त्र की शक्ति है, उसके कारण भी हो सकता है। तो शक्ति जो होती है, पावर जो होता है, वो वैधानिक हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सत्ता जो होती है वो पद, स्थिति, स्टेटस से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन में, पद सोपान में स्टेटस से रिलेटेड होता है, पद से संबंधित होता है। इसीलिए सत्ता वैधानिक होगी, जबकि शक्ति जो हो ये वैधानिक हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूं आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपने गांधी जी के करो या मरो का नारा तो सुना होगा, है ना। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने क्या था, उनके पास क्या था? क्या उनको ऐसी सत्ता मिली थी? क्या वो ऐसे कोई बड़े पद पर थे जिसके कारण उन्होंने अपील की और लोग तैयार हो गए? नहीं, वहां पर उनको शक्ति थी, और वो शक्ति उनके संघर्ष की शक्ति थी, उनके डिवोशन की शक्ति थी। राष्ट्रीय आंदोलन में उनके द्वारा किए गए उनका जो समर्पण था, उसके कारण स्वतः ही लोग उनकी बात मानते थे, उनके द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय को स्वीकार करते थे। यह शक्ति है जो विशिष्ट योग्यता और गुणों के कारण उत्पन्न हो जाती है। अगली बात यह है, जो सत्ता होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये औपचारिक होती है, और इस औपचारिक सत्ता के समर्थन में कई विद्वान हैं जिन्होंने विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया। जैसे हमने पिछली क्लास में जब हम सत्ता के बारे में बता रहे थे तो मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी: पारंपरिक सत्ता, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, कैरिस्मेटिक सत्ता, चमत्कारिक ऑथोरिटी, और लीगल ऑथोरिटी यानी कि विधिक सत्ता या वैधानिक सत्ता। इसमें से ये जो लीगल ऑथोरिटी है ना, यही ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन की औपचारिक सत्ता है, लीगल ऑथोरिटी। और ये ट्रेडिशनल, तो जो परंपरा से समाज में कोई चीज प्रचलित है। कैरिस्मेटिक, जैसा कि मैंने अभी गांधी जी के बारे में बताया। तो ये लीगल ऑथोरिटी जो है ये एक्चुअल ऑथोरिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल ऑथोरिटी और कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी, चूंकि इसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये जो सत्ता है ये किसमें तब्दील हो जाएगी, किसमें बदल जाएगी? शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मैं अभी आपको और भी बताऊंगा इसमें। अब देखिए, बर्नार्ड ने क्या बताया था, उन्होंने बोला कि कोई भी सत्ता तब सत्ता बन जाती है जब लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, जब वो मानसिक रूप से समझ जाते हैं कि जो आदेश है उनके हित में है, उनके संगठन या संविधान के विरोध में नहीं है। और इस कंडीशन में जब व्यक्ति
उदासीनता के क्षेत्र यानी जोन ऑफ इंडिफरेंस में चला जाता है, सत्ता को स्वीकार कर लेता है। यानी सत्ता के समर्थक कई विद्वान हैं, जिनमें मैक्स वेबर का नाम, चेस्टर बर्नार्ड का नाम, मैरी पार्कर फॉलेट, इसके बारे में भी हमने बताया था। इन्होंने लॉ ऑफ सिचुएशन यानी परिस्थिति के नियम के बारे में बताया। लॉ ऑफ सिचुएशन की सत्ता जरूरी नहीं कि आप आदेश देंगे, जबरदस्ती बोलेंगे मानो 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 तभी मानेगा। परिस्थिति ऐसा उत्पन्न कर दिया जाए कि लोग स्वतः ही सत्ता को स्वीकार कर लें, यह सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है। और इस तरह से मैरी पार्कर फॉलेट ने सत्ता के बारे में बहुत सारी विचारधाराएं दी, जिनमें से एक बात मैंने आपको बताया। अब शक्ति के बारे में देखिए, पावर के बारे में अलग से कोई बहुत सारा कंसेप्ट या विचारधारा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पावर को अगर आप टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो 5 प्रकार के आपको पावर मिलेंगे। पहला रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर क्या होता है? दिस इज द पावर ऑफ पर्सनैलिटी। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली है कि आप उसकी बात को, आप उसके आदेश को, आप उसके निर्णय को स्वतः ही मान लेते हैं। जैसे कि गांधी जी की सत्ता, जैसे कि मोदी जी की शक्ति, जैसे कि और भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो योग्यता थी, क्वालिफिकेशन थी, उसके कारण लोग उनके विचारों को स्वीकार कर लेते थे। कहने का मतलब यह है कि रेफरेंट पावर है, ये भी एक पावर है जो योग्यता के कारण, क्वालिफिकेशन के कारण, है ना, स्पेसिफिक नॉलेज के कारण उत्पन्न हो जाता है। दूसरा होता है लेजिटिमेट पावर। ये जो लेजिटिमेट पावर है ना, ये पोजीशन से आता है। ये पोजीशन यानी कि किसी संस्था या संगठन में आपकी पोजीशन ऐसी है कि लोग आपकी बात को स्वीकार करते हैं, आपके आदेश को मान लेते हैं। यानी कि जब किसी संगठन में कोई पावर लेजिटिमेट हो जाता है यानी वैधानिक हो जाता है, तो वो सत्ता की ओर यानी ऑथोरिटी की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि पावर भी ऑथोरिटी हो सकता है अगर उसे कानूनी स्वरूप दे दिया जाए, और सत्ता भी शक्ति बन जाएगी यदि उस स्वरूप को यानी कि उस सत्ता जिस पर वो, जिस कानून या संविधान पर वो आधारित है, उस कानून और संविधान को आप हटा दोगे तो सत्ता शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो शक्ति, वो शक्ति जो कानूनी या वैधानिक है, उसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं, और इसे आप कह सकते हैं कि दिस इज द ऑफिशियल पावर। तीसरा होता है एक्सपर्ट पावर। ये नॉलेज या स्किल के कारण होता है। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास स्पेसिफिक स्किल है, और उसके कारण अगर उसके पास कुछ विशिष्ट जो है उसकी बात लोग मानने लग जाते हैं, उसके निर्णयों को स्वीकार करने लग जाते हैं, तो इसको हम एक्सपर्ट पावर कह सकते हैं। चौथा होता है कोर्सिव पावर यानी दंड देने की शक्ति। कई बार जैसे अभी इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने कलेक्टर को जो है पावर दे दिया है कि भाई अगर कोई समय पर ट्रेनिंग में ना आए, समय पर आपकी ड्यूटी पर न पहुंचे इलेक्शन ड्यूटी में, तो आप उसे सस्पेंड कर सकते हैं। यह पावर है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी हो, ये पावर दिया, इन्हें दंड देने की शक्ति। तो कई बार क्या होता है, जब लोगों को यह लगता है कि इसके पास दंड देने की शक्ति है, तो वो शक्ति बन जाती है। जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से हमेशा के लिए स्थायी हो, लेकिन किसी काम को पूरा करने के लिए यह शक्ति दी जा सकती है। दैट इज कॉल्ड कोर्सिव पावर। और एक होता है रिवार्ड पावर। कई बार लोग किसी की बात इसलिए मानते हैं, किसी के आदेश को इसलिए स्वीकार करते हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से हमें पुरस्कार मिलेगा, हमें प्रमोशन मिलेगा, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये इस तरह से शक्ति के भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि सत्ता और शक्ति दोनों ही संगठन में आवश्यक होते हैं, लेकिन सत्ता हमेशा यह ध्यान रखिए कि यह लेजिटिमेट होगा, यह कानूनी होगा, यह संविधान के तहत काम करेगा, इसका एक निश्चित स्वरूप होगा, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में यह दिखाई देगा। लेकिन शक्ति यानी जो पावर है वो जरूरी नहीं कि वैधानिक ही हो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में वो जगह बना सके, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में किया जाता है।
ये बात हम सबको समझनी चाहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस लेक्चर को ध्यान से सुना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लगता हो कि हमारी कहीं आपको ज़रूरत हो तो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।